हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं, आज का इतिहास। इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। हमारी इस कक्षा के दो भाग होते हैं। पहले भाग में हम करंट अफेयर्स की जो न्यूज हैं उनकी बातें करते हैं और दूसरे भाग में हम ऐतिहासिक घटनाओं की बात कवर करते हैं। तो आज 6 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एडुरोही24। इस पीडीएफ के साथ में आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा। जितनी भी क्लासेस आज तक सुप्रभात सीरीज की हुई हैं उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी गई है। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जब आप इस YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप एक बार उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके देखिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 पर, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। इसमें कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज हम कवर करेंगे, उनकी एनालिसिस करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो शुरुआत करते हैं इलेक्शन से। तो आपको पता है हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे और उनका रिजल्ट भी आ चुका। और आपको पता है ये लोकसभा के चुनावों का रिजल्ट कब आना था, तो 4 जून को आना था। हालांकि 4 जून को देर रात तक आया था, 5 जून की शुरुआत हो चुकी थी। तो ठीक है, इसी वजह से कल वाली क्लास में मैंने ये न्यूज़ कवर नहीं की थी क्योंकि कुछ बातें अधूरी थी। अभी थोड़ी थोड़ी बात हम कवर कर लेंगे लोकसभा चुनावों के बारे में। अभी लोकसभा के चुनावों में हर पार्टी अपने अपने स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। और जब हम बात करते हैं दो गठबंधन के बारे में, एक तो एनडीए गठबंधन और एक है INDIA, ये दो गठबंधन मुख्य भूमिका में रहे। इस एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए गठबंधन में मुख्य पार्टी कौन सी है, बीजेपी। और INDA में कौन सी है, तो इसमें है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम सिंपल कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। इस INDIA गठबंधन में और भी कई पार्टियां हैं। इन सभी पार्टियों ने मिलकर INDIA गठबंधन बनाया ताकि वो भाजपा सरकार को सत्ता में आने से रोक सके। लेकिन अभी हमें क्या देखना है, लोकसभा की जो टोटल सीटें होती हैं वो कितनी हो सकती हैं, यानी कि अधिकतम जो सीटें हैं वो कितनी हो सकती है लोकसभा में, वो हो सकती है 50, 550 हो सकती हैं अधिकतम। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं इन 2024 के लोकसभा चुनावों की, इसमें कितनी सीटों पर ये इलेक्शन हुए, तो 543 सीटों पर। उस 543 सीटों में अगर बीजेपी की अगर बात की जाती है तो अकेली बीजेपी ने कितनी सीट हासिल की है, तो इन्होंने 240 सीटें हासिल की हैं। जब हम इनके गठबंधन की बात करते हैं एनडीए, और एनडीए गठबंधन ने कितनी सीटें हासिल की हैं, 286।
वहीं जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने इसमें 99 सीटें जीत ली हैं। और जब हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी जिसे हम सपा के नाम से भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पार्टी बनकर उभरी है ये समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव वाली पार्टी है ना, 37 सीटें मिली है। जब हम बात करते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, तो उसने कितनी सीटें हासिल की हैं? 29 सीटें। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण पार्टियों के बारे में मैंने बताया। द्रविड़ मुनेत्रा कंजंगम ने 22 सीटें हासिल की है। जनता दल यूनाइटेड ने 12 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल ने 4 सीटें, आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की हैं? केवल 3 सीटें हासिल की हैं। तो INDIA के गठबंधन की सीटें अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 202 सीटें बनती है और एनडीए की सीटें 286 बनती है। अदर भी हैं 55। तो अभी देखते हैं फाइनली क्या होता है, कौन सा चेहरा हमें प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई देगा। और जब हम बात करते हैं ये किसकी तरफ जाएंगे और एक नई कैबिनेट बनेगी, उस सब के बारे में जब भी ऐसा कुछ नया होगा तो मैं पूरी की पूरी एक बड़ी आपके लिए सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें हम बीजेपी के इतिहास के बारे में बातें करेंगे, कांग्रेस के इतिहास के बारे में बातें करेंगे, और साथ में आपका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्व रखता है वो सारी की सारी बातें हम कवर कर लेंगे एक अलग सीरीज में। अभी ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटों की मतगणना हुई है? जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया कि 543 सीटों पर ये इलेक्शन हुए हैं। जाहिर सी बात है काउंटिंग भी तो उतनी ही सीटों की होगी, 543। जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद लोकसभा कौन सी लोकसभा का गठन होने जा रहा है, यानी कि जो ये इलेक्शन हुए हैं लोकसभा चुनाव 2024, तो अब कौन सी लोकसभा का गठन होगा? तो जिन्होंने लिखा होगा ना 18वीं लोकसभा का गठन होगा, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। इस 18वीं लोकसभा में हम देखेंगे कि इस लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनते हैं और इस लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन बनते हैं। अभी ये हमारे लिए क्या है? प्रश्न चिन्ह है। जब हम बात कर रहे होते हैं 17वीं लोकसभा के बारे में, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहे, तो किसका नाम आता है? ओम बिरला का नाम आता है, ओम बिरला। तो ये हमारी लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। अब नई लोकसभा का गठन होगा, नए अध्यक्ष बनेंगे, तो देखते हैं कौन बनते हैं। अभी एक नया क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लोकसभा की जब हम बात कर रहे होते हैं तो लोकसभा जो है ना, वो हमारे संसद का निम्न सदन कहलाता है, निम्न सदन। तो फिर उच्च सदन किसे कहते हैं? उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। और इस निम्न सदन को लोगों का सदन भी कह दिया जाता है। लोगों का सदन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सदन में जो भी चुनकर आते हैं वो सीधे के सीधे लोगों के द्वारा चुनकर आते हैं। ठीक है ना? तो इस लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि जनता ने जिस भी प्रतिनिधि को चुना वो 5 साल तक लोकसभा का सांसद बनकर रहता है। इस लोकसभा की अगर बात करें, इस लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम तो फिर आप लिख सकते हैं 550। लेकिन अभी जो चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव 2024, तो वो कितनी सीटों पे हुए थे? तो वो 543 सीटों पे हुए थे। ठीक है ना? तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। और लोकसभा में जो राज्यों को सीटें आवंटित की जाती है वो किस आधार पे की जाती है? तो वो जनसंख्या के आधार पे ही की जाती हैं। ठीक है? और जैसे कुछ कुछ बातें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 सीटें हैं। सभी की बातें नहीं करेंगे, कुछ मुख्य जो चर्चा में रहते हैं उन्हीं राज्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं।
उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। और जब बात करते हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, तो वहां पर 48 सीटें हैं लोकसभा की। वहीं जब हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हों, तो पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं, तो आप लिख देंगे 42 सीटें हैं वहां पर। और जब हम बात कर रहे हों हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा में 10 सीटें हैं और 10 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती हैं इस चुनाव में और 5 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं इस चुनाव में। ठीक है। और जब हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हो, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें बनती हैं लोकसभा की? 25 सीटें हैं। और वहीं जब हम बात कर रहे हो तमिलनाडु की, तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 39। और असम की बात की जाए तो असम में कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं। और पंजाब की अगर बात की जाती है तो पंजाब में कितनी सीटें हैं? 13 सीटें हैं। तो इस प्रकार कुछ एक बातें हमने कवर की हैं, सारी बातें हम कवर नहीं करने वाले हैं। कुछ कुछ बातें मैंने बता दी हैं कहां पर कितनी सीटें हैं। तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ICAR डायरेक्टर डॉक्टर मगनती शेषु माधव ऑनर्ड विद नास फेलो अवार्ड, नास फेलो अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है ICAR के डायरेक्टर डॉक्टर शेषु माधव को। जब हम इस नास की बात कर रहे होते हैं, NAAS, इस नास का मतलब क्या होता है? तो यहां पर आप देख सकते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, इसे हम कहते हैं नास। तो इस नास के द्वारा हर साल एक पुस्तक प्रकाशित की जाती है, एक ईयरली बुक प्रकाशित की जाती है। उसका ये मैंने फ्रंट पेज आपको दिखाने का प्रयास किया है। और जब आप उस बुक को ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। इस बुक में इन्होंने अपनी इस फेलोशिप के बारे में भी बताया है, अपनी इंट्रोडक्शन बताई है, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, सब बातें वो बताते हैं। हर साल क्या क्या इनकी उपलब्धियां रहती हैं। इसी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के द्वारा ICAR के डायरेक्टर शेषु माधव को सम्मानित किया गया है। बहुत ही अच्छी बात है। जब हम बात करते हैं डॉक्टर शेषु माधव, इन्होंने ऐसा क्या किया है कि NAAS फेलो अवार्ड इनको दिया गया है? तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि डॉक्टर शेषु माधव हैं कौन। तो वो ICAR सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। इन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है? इन्होंने एग्रीकल्चरल साइंस में बेहतरीन प्रयास किया है। किस प्रकार से चावल का उत्पादन हो सकता है, सतत चावल उत्पादन, सतत तंबाकू उत्पादन का इन्होंने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। तो इस एग्रीकल्चरल साइंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के कारण इनको NAAS फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के द्वारा। ठीक है। और प्रेस के रिलीज के अनुसार बताया गया है कि ये जो अवार्ड सेरेमनी थी वो नई दिल्ली में की गई बुधवार को। और किस दिन की गई थी? तो फाउंडेशन डे ऑफ नास, यानी कि NAAS। अभी मैंने आपको दिखाया, फोटो दिखाई थी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। तो इनका फाउंडेशन डे था बुधवार को, फाउंडेशन डे। तो इस नास की स्थापना कब हुई थी? यानी कि कल ही हुई थी, कल के दिन हुई थी ऐसा बोलेंगे। 5 जून के दिन नास का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। और इसी फाउंडेशन डे के दिन डायरेक्टर जो हैं माधव, शेषु माधव, उनको दिया गया है ये पुरस्कार। तो बहुत ही अच्छी बात है। ये आप देख रहे होंगे, ये हैं डॉक्टर शेषु माधव, जिनको पुरस्कार दिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। वहां पर ये देखो, उस टेबल से साइड में आपको अधिकारी गण दिखाई दे रहे होंगे।
अभी यहां पर एक शब्द यूज हुआ था ICAR, यहां पर देखो इसमें क्या लिखा है, ICAR सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहां पर आपको इस ICAR का मतलब बताना है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। ICAR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका पूरा नाम है। हिंदी में इंग्लिश में कहें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो उस ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मैंने यहां पर आपको दिखाने का प्रयास किया है। ऐसी दिखती है ICAR की ऑफिशियल वेबसाइट। हिंदी में भी नाम लिखा है, इंग्लिश में भी। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये परिषद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल, ठीक है ना, एंड फॉर्मर वेलफेयर्स। तो यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे। अब आप ये बता दीजिएगा, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी NAAS, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, इसकी स्थापना कब हुई थी। आपको मैंने ये तो बता दिया था कि इसकी स्थापना 5 जून के दिन हुई थी। 5 जून के दिन नास फाउंडेशन डे मनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि इसकी स्थापना किस साल हुई थी। तो इनकी स्थापना हुई थी 1990 में। 5 जून 1990 को नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस की स्थापना हुई। और ये नेशनल एग्रीकल्चरल जो इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, अकेडमी मान के चलिए, ये हर साल अपनी एक पुस्तक प्रकाशित करते हैं। और उस पुस्तक में अपने ऑब्जेक्टिव, इनका क्या मकसद रहता है, किस प्रकार से आप इनकी फेलोशिप ले सकते हैं, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या अहर्ताएं हैं, वो सारी की सारी मेंशन करते हैं। तो ये इनके द्वारा पब्लिश की जा चुकी है बुक, जिसका मैंने आपको फ्रंट पेज भी दिखाया था। तो आप वो भी पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। स्लोवेनिया बिकम्स लेटेस्ट यूरोपियन कंपनी, सॉरी, स्लोवेनिया बिकम्स लेस्ट यूरोपियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज ए पैलेस्टीनियन स्टेट। आप सभी को पता है इजराइल और हमास का युद्ध बड़े लंबे समय से चल रहा है। इसी के बीच में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये जंग आपको देखने को मिली है। कुछ देश इजराइल के विपक्ष में आ रहे हैं और कुछ देश इसके विपक्ष में जा रहे हैं। तो जैसे हम बात करते हैं पक्ष वाले देश कौन कौन से थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था अमेरिका के बारे में। और कुछ यूरोपीय देश जो हैं वो फिलिस्तीन को एक औपचारिक रूप से मान्यता देने की बात कर रहे हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने आपको स्पेन के बारे में बात बताई थी, नॉर्वे के बारे में बताया था और आयरलैंड के बारे में बताया था। स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, उन्होंने तो हाल ही में फिलिस्तीन को एक राज्य की मान्यता दे दी है। लेकिन इसके बाद में स्लोवेनिया नाम का भी एक देश है जो कि यूरोपियन देश है, इसने भी अब फिलिस्तीन को एक राज्य की मान्यता दे दी है, देने की बात कह रहे हैं ये, यानी कि इजराइल के विपक्ष में है। तो जाहिर सी बात है, अब थोड़ा सा अगर हम बात करें तो स्लोवेनिया ने ये बात कब कही, तो 4 जून के दिन इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया है कि फिलिस्तीन एक स्टेट है। ठीक है ना। तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। ये अब एक लेटेस्ट यूरोपियन कंट्री बन गई है। और भी आगे आगे देखते चलेंगे कि कौन कौन पक्ष में आता है और कौन कौन विपक्ष में आता है। तो यहां पर ये एक कार्यक्रम हो रहा था, उसी कार्यक्रम के दौरान की ये बातें हैं जिसमें ये निर्णय लिया गया, ठीक है ना, स्लोवेनियन के द्वारा। तो अब जब हम बात करते हैं स्लोवेनिया, तो इस स्लोवेनिया की राजधानी क्या है, लुब्लियाना। हालांकि कई जगह पर आपको इसका नाम स्लोवेनिया, इसकी राजधानी का नाम आपको अलग सा देखने को पढ़ने को मिलेगा। कई जगह तो आपको लुब्लियाना देखने को मिलेगा और कई जगह लजू बलजाना। तो लजू बलजाना इसका वैसे नाम लिखा जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, लिखने में तो ये आता है लेकिन जल्दबाजी में बोला यही जाता है लुब्लियाना।
और ये जो स्लोवेनिया है, जो अभी फिलिस्तीन को एक राज्य की मान्यता दे रहा है, ये खुद यूएन का सदस्य भी है और ये 22 मई 1992 को यूएन का सदस्य बना था और ये रहा स्लोवेनिया का राष्ट्रीय ध्वज। अब आप स्लोवेनिया के बारे में एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे। स्लोवेनिया देश की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? आपको मैंने अभी बताया, ये एक यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश। इसकी आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है आपको बताना है। जिन्होंने लिखा होगा ना तोलर, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है आप सभी ने। जब हम बात करते हैं फोरिंट, ये किस देश की आधिकारिक मुद्रा का नाम है? तो ये हंगरी देश की मुद्रा है फोरिंट। और हंगरी देश की राजधानी का नाम क्या है? बुडापेस्ट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और जब हम बात कर रहे हों दिर्हम की, ये दिर्हम किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक मुद्रा है दिर्हम। जब हम संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी की बात कर रहे हों तो इसकी राजधानी का नाम क्या है? आबू धाबी। ठीक है जी, इस प्रकार आपको बिंदु ध्यान में रखने हैं। वहीं जब हम पाउंड की बात कर रहे हों तो पाउंड कई देशों की मतलब क्या है? आधिकारिक मुद्रा का नाम है। जैसे हम सीरिया की बात कर रहे हों तो उसका नाम क्या है? उस देश की आधिकारिक मुद्रा का नाम है सीरियाई पाउंड। तो इस प्रकार और भी कई ऐसे देश आपको मिलेंगे जिनकी मुद्रा का नाम पाउंड रखा गया है। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान में रखना था? हमें स्लोवेनिया के बारे में जानकारी रखनी है, जो कि एक यूरोपीय देश है। इसकी आधिकारिक मुद्रा का नाम तोलर है और इसकी राजधानी का नाम क्या है? लजुबलजाना। कई बार इसको बोलने में आता है लुब्लियाना। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है। अब मैंने आपको मैप के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास किया है। ये आपको रेड पॉइंट सा दिखाई दे रहा है। यही जो रेड पॉइंट वाला क्षेत्र है ना, ये कौन सा है? यही तो है स्लोवेनिया। ये जो एरिया है ये स्लोवेनिया का एरिया पड़ता है। ठीक है ना। बाकी इसके अगर दक्षिण में देखेंगे तो यहां पर क्रोएशिया आपको दिखेगा। और इसके जब आप उत्तर पूर्व में देखेंगे तो हंगरी देश है जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। और इस स्लोवेनिया के उत्तर में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया देश पड़ता है, ऑस्ट्रिया। यहां पर देखिए साउथ वेस्ट में इटली देश पड़ता है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको मैप दिखाने का प्रयास किया है और साथ में मैंने ध्वज भी दिखा दिया इनका। तो इस प्रकार हमारी इस कक्षा का ये पहला भाग संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर मिलेगा। आपको टाइप करना है edurohi24। अगर आपको इस कक्षा का ये पहला भाग पसंद आया हो तो इस कक्षा को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 2 की तरफ, यानी कि टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। तो आज के दिन क्या ऐसा खास है, तो उसी के बारे में हम बातें कवर करने वाले हैं। तो आज के दिन ऐसा क्या खास है? 6 जून। तो 6 जून के दिन जिनकी जयंती है, जिनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले हम जन्मदिन की बात कर लेते हैं। इनका नाम आपने भरपूर सुना होगा। इनका नाम है अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल का आज जन्मदिन है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 6 जून के दिन ही हुआ, 6 जून 1968। और ये कौन से क्षेत्र में जन्मे थे? तो हिसार। हिसार के पास में ही 20 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह पड़ती है। ठीक है, तो वहां पर इनका जन्म हुआ। हिसार हरियाणा में पड़ता है। ठीक है ना। तो वहां पर ये जन्मे। इनके पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल और इनकी माताजी सुनीता केजरीवाल। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हूं अरविंद केजरीवाल वर्तमान में क्या है? ये आम आदमी पार्टी, जिसे हम आप के नाम से जानते हैं, इस आम आदमी पार्टी के ये क्या है? संयोजक है। तो जब हम बात कर रहे हो अभी ये कहां पर हैं? अभी तो ये जेल में हैं। आपको पता है इलेक्शन जब शुरू होने वाले थे उसी समय इन पर केस चल रहा था
ठीक है, आबकारी से संबंधित। और फिर इन पर रेड डाली गई, बार बार इनको कोर्ट में भी बुलावा भेजा गया, लेकिन ये नहीं गए थे। फिर जैसे हम बात कर रहे हों इसके बारे में, ईडी के बारे में, तो उन्होंने कई बार इनको सम्मन भेजे लेकिन ये नहीं गए, अंत में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर एक बार छूटकर आए थे ये इलेक्शन के दौरान अपने प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन फिर से इनको जेल में डाल दिया गया। और कल की ही यानी कि परसों की अगर हम बात करें, 4 जून 2024, तो 4 जून 2024 को क्या आने थे, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने थे। उस दिन क्या है, ये जेल में थे। तो अभी इन पर ये केस चल ही रहा है। अभी एक क्वेश्चन बताएंगे आप इनके बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन या फिर कौन सा कथन सही है, जल्दी से बताएं। अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी अरुणा राय और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए अभियान चलाया, जो जल्द ही एक सामाजिक आंदोलन बन गया। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, अति उत्तम। इन्हीं के प्रयासों से ही फिर क्या हुआ था, सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे हम क्या बोल देते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसे हम आरटीआई बोल देते हैं। हम कह देते हैं ना कि आरटीआई लगाकर पूछ लो क्या मुद्दा चल रहा है, यानी कि एक पारदर्शिता के लिए ये आरटीआई अधिनियम लाया गया था। और ये जब हम बात करते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में इस आरटीआई को कब पारित किया गया था, तो ये बात है 2001 की। और जब हम पूरे भारत की बात कर रहे हों, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर इसे कब पारित कर दिया गया, तो 2005 में इसे राष्ट्रीय स्तर पर पारित कर दिया गया था। और फिर जैसे बात करते हैं 2006 में, 2006 में उन्होंने पूरे भारत में आरटीआई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान फिर से शुरू किया था। तो पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को वर्ष 2006 में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। दूसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने 26 नवंबर 2012 को एक नए राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी का गठन किया। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो 2012 में इन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया था। ये बात आप सभी को पता ही है। और इस लोकसभा के चुनाव जो हुए हैं 2024 के, इस 2024 के चुनावों में कितनी सीटें जीती हैं, केवल 3 सीटें जीत पाई है ये आम आदमी पार्टी। ठीक है ना, केवल 3 सीटें जीत पाई है 2024 चुनाव में। तो अभी इनसे संबंधित अगर पूछा जाए कि कौन सा ठीक रहेगा, ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, तो आप ऑप्शन टिक कर देंगे ऑल ऑफ दी अबो, यानी कि सभी के सभी ठीक हैं। तो आज इनकी क्या है, जन्मदिन की घड़ी है। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इनको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जी, अब हम बात कर रहे होते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है ए ओ हयूम। ये नाम आपने भरपूर सुना होगा जब आप इतिहास कवर करते हैं। तो ए ओ हयूम का जन्म आज ही के दिन यानी कि 6 जून के दिन हुआ था, 6 जून 1829 को। और इनकी मृत्यु कब हुई, 31 जुलाई 1912 को इनकी मृत्यु हुई थी। और ये कौन थे, ये एक ब्रिटिशर्स व्यक्ति थे। और किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के नेतृत्व में हुई थी। कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अभी वर्तमान में इस
इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, कमेंट में बताने का प्रयास करना। अभी चलो इनके बारे में ये क्वेश्चन बताना है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था वनडे के एग्जाम में, जल्दी से बताने का प्रयास करना है आपको। ए ओ हयूम के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वो बताना है। ए ओ हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में की। पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है, हम ये टिक नहीं करेंगे। ए ओ हयूम ने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी क्या? इन्होंने तो कभी अध्यक्षता की ही नहीं, यानी कि दूसरा कथन सत्य नहीं है, इसी वजह से हम ये टिक कर देंगे। और बाकी जब हम बात कर रहे हो तीसरे कथन और चौथे कथन की, तो ये सिविल सेवा के सदस्य थे, ये बात जायज है। ए ओ हयूम एक पक्षी विज्ञानी भी थे, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। लेकिन दूसरा पॉइंट जो है ना, ए ओ ह्यूम ने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की, यह कथन गलत लिखा हुआ है। लाला लाजपत राय ने ए ओ हयूम के बारे में लिखा है कि हयूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा पर रोता था। ठीक है। और जब हम बात कर रहे होते हैं 1859 के आसपास की, तो एलेन एक्टोवेम ह्यूम ने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम आता है लोकमित्र। लोकमित्र समाचार पत्र का प्रकाशन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो इनका नाम आता है, मतलब लोकमित्र का प्रकाशन शुरू हुआ तो उसमें इनका अहम योगदान रहा। तो आप ऐसे लिखेंगे अहम योगदान। ठीक है। मुख्य भूमिका में तो नहीं थे, लेकिन अहम योगदान इनका रहा उस लोकमित्र न्यूज़पेपर को पब्लिश करने में। जब इनकी मृत्यु 1912 में हो गई थी, उसके बाद में इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता घोषित किया गया। जन्मदाता कह लो या फिर संस्थापक कह लो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक इनको कब घोषित किया गया? तो 1912 की बात है जब इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु कब हुई? 31 जुलाई 1912। तो 1912 में इनको संस्थापक घोषित किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। यह बिंदु आपको ध्यान में रखना है। अब आप एक क्वेश्चन और बता दो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ही है। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे? तो यह पॉइंट आपको बताना है, जॉर्ज यूल ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। जिन्होंने लिखा होगा ना इलाहाबाद, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑप्शन ए ठीक है। जॉर्ज यूल ये कौन थे? तो यह पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष। अब थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना है, इसके लिए स्लाइड चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। और जाहिर सी बात है 1885 में जब इसकी स्थापना हुई तो फिर इसका पहला अधिवेशन भी तो कहां पर होगा? वहीं पर होगा, बॉम्बे में, जिसे हम बॉम्बे या फिर बंबई कह देते हैं। वर्तमान में इसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, मुंबई के नाम से। तो पहला अधिवेशन जब हुआ, इसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है व्योमेश चंद्र बनर्जी का। और जब हम बात कर रहे हो अगले अधिवेशन की, यानी कि 1886 का अधिवेशन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, यह कहां पर हुआ? तो यह कोलकाता में हुआ, जिसे पहले हम कलकत्ता के नाम से जानते थे। और इस अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और फिर तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है बदरुद्दीन तैयब। और बदरुद्दीन तैयब ने अध्यक्षता जब की तो यह अधिवेशन कहां पे हुआ था? मद्रास में। और फिर 1888 का अधिवेशन जो हुआ था वो फोर्थ अधिवेशन, ये हुआ था इलाहाबाद में।
अब आपको इसी के बारे में तो बताना था। इस इलाहाबाद के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज यूल। ठीक है ना। जब आपसे ये पूछा जाए पहले पारसी व्यक्ति कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले, तो नाम आएगा दादा भाई नौरोजी का। अगर आपसे यह पूछा जाए कि पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो नाम आएगा बदरुद्दीन तैयब का। अगर आपसे यह पूछा जाए कि पहले अंग्रेज व्यक्ति कौन थे, तो फिर नाम आएगा किसका? जॉर्ज यूल का। तो यह बिंदु आपको ध्यान में रखना है। व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। या तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, हालांकि यह तो चलो पूछा ही जा सकता है, और ये एक हिंदू व्यक्ति थे, तो पहले हिंदू अध्यक्ष कौन बने, तो भी नाम आएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी का। ठीक है, तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। समझने के लिए सिंपल इतना रखना है, पहला अधिवेशन कहां पे हुआ? मुंबई में। जब आप मैप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। दूसरा अधिवेशन कहां पे हुआ? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। और तीसरा अधिवेशन कहां पे हुआ? मद्रास। चौथा अधिवेशन कहां पे हुआ? तो इलाहाबाद यूपी में। तो इस प्रकार आपको बनाना है। ठीक है, ऐसे किया, ऐसे ऐसे, सिंपल सी बात है, इस तरीके से चलना है। और ऐसे, तो पहला अधिवेशन यहां मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में, और चौथा कहां पे? यूपी के इलाहाबाद में। तो इस प्रकार से 4 अधिवेशन जो शुरुआती दौर के हैं वो मैंने आपको बता दिए। अभी हम चलो नेक्स्ट बात करते हैं। आज इनकी भी जयंती है। आपने इनका नाम बहुत बार सुना होगा। इनका नाम है एनी मस्करीन, या फिर कई बार आपको मैस्करीन भी देखने को मिलेगा, मैस्करीनी भी पढ़ने को मिलेगा। एनी मैस्करीन, चाहे जैसे भी आपको नाम पढ़ने को मिले कोई बात नहीं। आज इनकी जयंती है और इनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 6 जून के दिन हुआ था 1902 में। और ये कहां से थी? ये केरल से थी। ठीक है ना। और जब हम बात कर रहे हों इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 19 जुलाई 1963 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। और किसके लिए प्रसिद्ध रही? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी रही। आप सभी को पता है हमारा जब संविधान बनाया गया तो उस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा थी। तो उस संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, क्या आपको पता है क्या? उस संविधान सभा में एक महिला ये भी थी। ठीक है ना। हालांकि कुल कितनी महिलाएं थी उस संविधान सभा में, क्या आप बता सकते हैं? भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? जिन्होंने लिखा होगा ना 15, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, फोर्थ ऑप्शन ठीक है। उन 15 महिलाओं में से एक महिला का नाम आता है एनी मस्करीन, जो कि 8वें नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा इनका नाम। तो वैसे सभी अगर 15 महिलाओं के बारे में नाम देखा जाए तो विजया लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन, ठीक है ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है विजय लक्ष्मी पंडित, जो संविधान सभा की महिला अध्यक्ष भी थी। महिला अध्यक्ष तो नहीं बोलेंगे, एक महिला थी। ठीक है ना। सरोजनी नायडू, जिन्हें हम भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी ने इनको ये उपाधि दी थी। सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की, कानपुर अधिवेशन। और इसी के साथ ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। जब आपसे सिंपल पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नाम आता है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट ने 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, लेकिन वो तो एक आयरिश महिला थी। लेकिन पहली भारतीय महिला कौन थी, तो नाम आता है सरोजनी नायडू का। और सरोजनी नायडू इस संविधान सभा की महिला सदस्य थी। सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दक्षिणायनी वेलायुधान, रेणुका रॉय,
पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्करीन, कमला चौधरी, लीला नाग रॉय, मालती चौधरी, दुर्गाभाई देशमुख, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मी स्वामीनाथन। तो इस प्रकार ये संविधान सभा की 15 महिलाओं के नाम मैंने आपको दिखा दिए हैं। और फिर जैसे आप सभी को पता ही है, अभी तो 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए हैं, लेकिन जब हम सबसे पहले लोकसभा के चुनावों की बात कर रहे हों, तो सबसे पहले लोकसभा के चुनाव कब हुए थे, यानी कि पहले आम चुनाव कब हुए, तो 1951-52 की बात है। ठीक है ना, जब ये इलेक्शन हुए थे। और 1951 में पहली बार ये एनी मस्करीन क्या बनी थी, पहली बार लोकसभा सांसद बनी। सांसद बनी, एक निडर महिला मानी जाती हैं ये। और जब हम बात करें केरल की, मैंने अभी क्या बताया था, केरल से ये बिलोंग करती थी, केरल में इनका जन्म हुआ। और तो फिर ऐसे आपको पढ़ने को मिलेगा, केरल की पहली महिला सांसद कौन थी, तो फिर आप नाम किसका लिखेंगे, एनी मस्करीन का नाम लिख देंगे चुपचाप। केरल की पहली महिला सांसद, यानी कि लोकसभा की सीट किसने जीती सबसे पहले केरल में महिला के रूप में, तो नाम आता है एनी मस्करीन का। यह पॉइंट आपका कवर हो गया। अब हम चलते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है, इनका नाम क्या है, मास्ती, मास्ती वेंकटेश अयंगार। तो ये इनका नाम है। इनका आज क्या है, इनका आज मतलब इनके आज के दिन इनका जन्म भी हुआ था। ठीक है ना, इनकी आज जयंती भी है और आज इनकी पुण्यतिथि भी है। इनका जन्म कब हुआ, तो आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 को। और इनकी मृत्यु भी आज ही के दिन हुई, लेकिन 6 जून 1986 को इनकी मृत्यु हुई थी। और जब इनका जन्म हुआ था तो कहां पे हुआ, तो मास्ती नाम की एक जगह पड़ती है, मास्ती, जो कि कोलार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और इनकी मृत्यु कहां पे हुई, मैसूर में। किसकी वजह से ये फेमस रहे, तो ये एक अच्छे लेखक भी थे। ठीक है ना, और किस भाषा को इन्होंने प्रेफरेंस दी, यानी कि किस भाषा से ये संबंधित थे, तो दक्षिण भारत में कन्नड़ बोली जाती है, तमिल बोली जाती है। तो तमिल और कन्नड़ भाषाओं पे इनकी अच्छी खासी पकड़ थी और लेखन कार्य इन्होंने अच्छा किया। कहा जाता है कि इनकी जो रचनाएं हैं, अगर इंग्लिश भाषा की बात की जाए तो इंग्लिश भाषा में इन्होंने 17 प्लस रचनाएं लिखी। और वहीं जब हम कन्नड़ मतलब कन्नड़ में रचनाओं की बात करते हैं तो लगभग 100 प्लस, यानी कि 120 प्लस आप लिख सकते हैं। बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखी थी, ऐसे महान व्यक्ति थे। अब इनके बारे में आप एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे, मस्ती वेंकटेश अयंगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइएगा कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। आधुनिक कन्नड़ कहानी के जनक माने जाते हैं क्या ये, आप कहेंगे जी हां, ये आधुनिक कन्नड़ कहानी के जनक माने जाते हैं। ख्याति प्राप्त कवि थे, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, एक अच्छे अनुवादक, एक अच्छे आलोचक भी थे। इनके द्वारा लिखित उपन्यासों की अगर हम बात करें तो एक का नाम आता है सुबर्णा, जो 1928 में लिखा गया। एक का नाम आता है चैन बस वनायक 1949 में, चिक वीर राजेंद्र 1956 में। इस प्रकार के इनके जो उपन्यास हैं वो लिखे गए। तो जिन्होंने लिखा होगा ना बोथ ऑफ दी अवो, यानी कि दोनों ही कथन इनके ठीक हैं, तो आपका बहुत अच्छा पॉइंट ये ठीक रहेगा। ठीक है, इन्होंने 2 काव्य भी लिखे थे, 2 काव्य। तो एक तो इन्होंने लिखा था नवरात्रि के नाम से, नवरात्रि, और एक का नाम आता है श्री राम पटाभिषेक। तो ये भी इनके द्वारा रचित एक काव्य है। तो ये एक अच्छे राइटर थे, आधुनिक कन्नड़ कहानी के जनक माने जाते हैं। ठीक है ना, तो और भी ज्यादा अगर आपको इनके बारे में रिसर्च करनी है तो पढ़ सकते हैं। इन्होंने और भी कई काव्य लिखे थे, जैसे संक्रांति नाम से इन्होंने एक काव्य लिखा, गोडर मल्ली के नाम से लिखा, मानवी नाम से भी इन्होंने एक काव्य लिखा, मानवी।
गोडर मल्ली, ठीक है ना। और नाटक भी इन्होंने लिखे, शांता, सावित्री, मंजूला, यशोधरा, अनारकली। तो इस प्रकार के इनके नाटक भी लिखे गए थे। तो आज इस कक्षा का ये दूसरा भाग भी संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर मिलता है। एडुरोही 24 आपको सर्च करना है। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अगर आपको हमारी इस कक्षा का दूसरा भाग भी पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और आप अगर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एडुरोही 24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।